हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक चैप्टर 8 के 2 पार्ट पढ़े थे और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉजेज़ बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है टेम्पररी नेचर का और एक होता है परमानेंट नेचर का। टेम्पररी और दूसरा होता है हमारा परमानेंट। तो टेम्पररी जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके रीजंस क्या क्या हैं। पहला रीज़न है वेदर। सपोज़ कहीं साइक्लोन आ गया, कोई फॉरेस्ट था उखड़ गया पूरा वहाँ पे, है ना। तो उससे होगा क्या कि जो टेम्पररी टाइम के लिए वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट दोबारा ग्रो कर जाएगा, वहाँ फिर जानवर आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको हम परमानेंट नहीं बोलते। सिमिलरली कोई वाइल्ड फायर लग चुकी है फॉरेस्ट में, है ना, उसमें भी यही होता है कि एक बार जंगल ख़त्म हो जाता है लेकिन फिर ओवर द पीरियड वो वापस ग्रो भी कर जाता है। सिमिलरली फ्लड का केस भी है कि किसी एरिया में फ्लड आ गई, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई कुछ देर के लिए, फिर जब फ्लड नीचे चली जाएगी तो वापस से लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आसाम में केस देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर में हमेशा फ्लडिंग आती है। तो होता क्या है, जब फ्लड आएगी तो जो हमारे राइनो हैं ये ऐसे हायर टापू में चले जाते हैं, जितने हायर एरिया है ना यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो उनके हायर एरिया में जाके ये बैठ जाते हैं जब तक फ्लड रहती है। तो एक टेम्प्ररी इनका बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। पेड़ जो पौधे इधर ग्राउंड में लगे थे वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ये फ्लड नीचे जाएगी वापस ये प्लांट्स और ग्रासेस हैं वापस ग्रो कर जाएंगी। फिर वॉल्केनिक इरप्शन कहीं हो गया तो उससे भी हो सकता है। वहीं पे जो हमारे परमानेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस हैं वो किससे होते हैं, तो वो बेसिकली जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट है और जो ह्यूमन जनरेटेड कॉजेज़ हैं उनसे उनके कारण परमानेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो मास एक्सटिंक्शन इवेंट आपको पता होगा कि 5 हो चुके हैं अभी तक जब से लाइफ आई है अर्थ में। ये हमारा छठा चल रहा है जो अभी एंथ्रोपोजेनिक वाला है, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको। इसका कॉज क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मतलब ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के द्वारा जो एक्सटिंक्शन अभी चल रहा है स्पीसीज़ का, उसको हम बोलते हैं सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लॉस हो गई वो वापस कभी नहीं आती। ऐसे 5 जो बड़े बड़े एक्सटिंक्शन हुए हैं उनमें से जो हम उनमें जो मेजॉरिटी स्पीसीज़ हमारी लॉस्ट हुई हैं वो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं, अब उसका रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैं उसमें भी एक टर्म है द इविल क्वाड्रेट। इसमें 4 बड़े जो कॉजेज़ हैं वो बताए गए हैं: हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज़ और सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। तो ये चारों कॉजेज़ जो ऐसे हैं जो एंथ्रोपोजेनिक नेचर के हैं। सिमिलरली जो हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वो 6 थ्रेट आइडेंटिफाई करता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। कौन कौन से थ्रेट हैं, एग्रीकल्चर है, हंटिंग है, लॉगिंग है, पॉल्यूशन है, इन्वेजिव स्पीसीज है और क्लाइमेट चेंज है। तो ये 6 आपके जो थ्रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब हम आगे चलते हैं। तो जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं उनमें से एक कॉजेज़ जो कौन सा है हमारा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है, पहले हम हैबिटेट वर्ड को याद कर लेते हैं। हमने इसको पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स में कि हैबिटेट होता है एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली हैबिटेट क्या दिखाता है कि वो कोई जानवर है, कोई स्पीसीज़ है, वो कहाँ रहती है। तो अगर हैबिटेट का लॉस है तो इसका सिंपली मतलब होगा रिडक्शन इन स्पेस वेयर अ पर्टिकुलर स्पीसीज़ और कम्युनिटी ऑफ स्पीसीज़ कैन सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, है ना। तो ऐसे स्पेस की कमी होना जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो सर्वाइव करते थे या रिप्रोड्यूस करते थे, उस स्पेस की कमी होना क्या कहलाता है, हैबिटेट लॉस। अभी तक अर्थ में जो सबसे बड़ा हैबिटेट लॉस हमें देखने को मिला है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में देखने को मिला है। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% होते थे अर्थ के लैंड एरिया के, अब वो 6% के अराउंड कम हो गए हैं। तो 14 से 6% में आके अब गिर गए हैं। इसी में जो हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है जिसको हम लंग ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं, इसको भी सोयाबीन कल्टीवेशन हो गया या फिर रैंचिंग हो गया, अलग अलग एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए क्लियर किया जाता है ओवर द पीरियड। तो यहाँ पे भी अमेजन रेन फॉरेस्ट में भी थ्रेट हमेशा बना रहता है। सिमिलरली जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनको भी ड्राई कर दिया जाता है मिट्टी भर भर के, ताकि और लैंड एग्रीकल्चर और या फिर और किसी एक्टिविटी के लिए निकाला जा सके। वहीं पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर डैम के लिए, हैबिटेशन के लिए या रिक्रिएशनल स्पोर्ट के लिए भी टाइम टाइम पे क्लियर किए जाते हैं। तो अलग अलग कॉजेज़ हैं लेकिन मोस्टली इन सब का जो बेस है वो ह्यूमन जनरेटेड कॉजेज़ ही है, क्योंकि मोस्टली जो हैबिटेट लॉस हो रहा है ये ह्यूमन के द्वारा ही इंड्यूस्ड है। उसी से कॉन्सेप्ट आ रहा है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का। तो सपोज़ करिए पहले ये बहुत बड़े एरिया में हैबिटेट फैली थी, लेकिन आपने बीच में यहाँ पे खेत बना दिया, आपने यहाँ पे वेटलैंड था इसको भर दिया, आपने यहाँ पे रोड निकाल दी इस हैबिटेट से, है ना। तो इवेंचुअली होगा क्या कि जो हैबिटेट बड़ी थी वो छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी।
तो उससे होगा क्या कि जो प्रोडक्टिविटी थी यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत हाई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले अगर कोई जानवर था वो पूरे एरिया में घूम सकता था, है ना? इधर चले जा सकता था, इधर जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे जानवर अगर है तो वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस आ गए हैं या ह्यूमंस की कोई एक्टिविटीज़ आ गई है, तो वो इस इतने ही स्पेस में कन्फाइंड हो गया। उस कारण से हुआ क्या कि उस अगर मान लो यहाँ पे आग लग गई और वो सिर्फ इसी एरिया में रहता है कोई जानवर, तो अगर यहाँ आग लग गई तो वो जानवर भी इसके साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना? तो एक्सटिंक्शन का खतरा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अलावा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से, वो है कि जो स्पीसीज हैं यहाँ पे रह रही हैं उनकी इन ब्रीडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन ब्रीडिंग क्या होता है, जब कोई जानवर है, सपोज ए और ये बी है, तो इनके पेरेंट्स कहीं जाके भाई बहन रहे होंगे, है ना? अगर इनमें भी मेटिंग हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग, मतलब किसी एंसेस्ट्री से रिलेटेड पार्टनर के साथ ही आपकी मेटिंग हो गई। तो इससे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा जेनेटिक पूल है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों के जेनेटिक्स ऊपर जाके तो सेम ही उससे मिल रहे हैं, सेम ही पेरेंट्स से, है ना? तो इसीलिए ये जो है इसके कारण इवेंचुअली होता क्या है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरने लगती है ड्यू ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी मेट्स, मतलब बीमारियों के बढ़ने के कारण इवेंचुअली क्या होती है कि लोकल लेवल पे एक्सटिंक्शन हो सकता है पॉपुलेशन कम होने के कारण। तो ये होता कैसे है, बीमारियां कैसे बढ़ने लगती है वो भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है ना? तो उसके जो डीएनए में जीन्स होंगे ना वो दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है डोमिनेंट जीन और होता है दूसरा रिसेसिव जीन, है ना? तो यूजुअली क्या होता है कि अगर एक सपोज एक के पास डोमिनेंट जीन है और उसी का जो पार्टनर है जिससे वो मेटिंग करने वाला है बी से, उसके पास रिसेसिव जीन था किसी भी चीज़ का, तो इसके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनके पास डोमिनेंट जीन ही आएगा। डोमिनेंट जीन बेसिकली ऐसा जीन होता है जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने में ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर सके इंडिविजुअल को, राइट? या फिर जो बेटर है दोनों जीन्स में उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। वही जो रिसेसिव जीन होते हैं ना, कई बार इनमें बीमारियां होती कैरी होती हैं, है ना? मान लीजिए किसी के रिसेसिव जीन में पैरालिसिस है या फिर और कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी लिखी हुई है, तो यूजुअली जब तक डाइवर्सिफाई है मेटिंग करने वाले लोगों में वो तब तक तो ठीक है, लेकिन सपोज़ करिए जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ऊपर पेरेंट्स दोनों के सेम होते हैं, है ना? यहाँ से दो स्पीसीज़ निकले, फिर उनके बच्चे यहाँ पे मेट कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, दोनों में अगर मान लीजिए रिसेसिव जीन है तो उससे बच्चे जो पैदा होंगे वो बीमारी के साथ पैदा होंगे, है ना? रिसेसिव जीन के साथ। तो इसी तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है कि इवेंचुअली जब इनब्रीडिंग होने लगती है तो एक पॉइंट के बाद जो बच्चे होते हैं अपाहिज पैदा होंगे या फिर वो बीमारियों के साथ पैदा होंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इनब्रीडिंग जो कोआला होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी इनब्रीडिंग के कारण क्या प्रॉब्लम हुई है कि लोकल एक्सटिंक्शन उनका हो सकता है। अगर कोई एक भी उनको डिसीज़ लग गई तो हो सकता है कि सारे के सारे डेथ हो जाए। हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट जेनेटिक वेरिएशन कहाँ मिलती है? टाइगर्स में। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा इनका एरिया है, ये आपस में घूमते रहते हैं। कोई एक एरिया का टाइगर अपने ही एरिया की मेटिंग नहीं कर रहा है, कई बार हो रहा है कि दूसरे से जाके मेट कर रहा है, जिससे जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो हाई रहती है हमेशा। लेकिन अब जो नए नए मान लीजिए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सपोज़ नेशनल पार्क के बीच से रोड निकाल दी, तो पहले जो टाइगर इधर से इधर आता था मेटिंग के लिए घूमने के लिए, अब वो रोड निकल गई तो शायद ना आ पाए, तो वो कन्फाइंड हो जाए, तो उससे क्या रिस्क बढ़ जाता है इन ब्रीडिंग का हमारे यहाँ टाइगर में भी, और जो लोकल एक्सटिंक्शन का थ्रेट है वो भी बढ़ जाता है। कौन कौन से हाईवे हैं देख लेते हैं जो निकल रहे हैं टाइगर हैबिटेट से, जिससे फ्रेगमेंटेशन बढ़ रही है ना। तो जो हमारे देश में अराउंड 55,000 किलोमीटर रोड है वो किसी ना किसी फॉरेस्ट से जाती है या प्रोटेक्टेड एरिया से निकलती है। सिमिलरली जो हमारा NH-37 है जो प्रपोज है वो कहाँ से निकलने के लिए है? काजीरंगा नेशनल पार्क से। NH-44 जो है हमारा इंडिया का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो कहाँ कहाँ से निकलता है? कान्हा से, सतपुड़ा से, पेंच से, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व से। सिमिलरली जो NH-6 है हमारा वो पासेस थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ मेलघाट, बोर, नागजीरा और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो देख सकते हैं आप कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं ऐसे किसी ना किसी टाइगर रिजर्व या फॉरेस्ट से निकल रहे हैं, जिसके कारण हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन का थ्रेट हमेशा बना रहता है। बहुत जगह ऐसे लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि पूरे फॉरेस्ट से वो पुल टाइप का रोड बना देंगे कि नीचे से जानवर आपस में इधर उधर जाते रहें और ऊपर से गाड़ियाँ भी निकलती रहें, तो इसे ग्रीन कॉरिडोर भी हम बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
दूसरा हमारा जो थ्रेट है बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो है एलियन स्पीसीज़ का इन्वेजन। तो एलियन स्पीशीज़ होती क्या है? दीज आर नॉन नेटिव स्पीसीज दैट स्प्रेड रैपिडली एंड इंटरफियर इन द न्यू इकोसिस्टम बाय पोजिंग अ सीवियर थ्रेट टू नेटिव बायोडाइवर्सिटी। तो इससे होता क्या है कि कोई भी मान लीजिए ऐसी जो स्पीसीज़ है जो नॉन नेटिव है, मतलब बाहर से लाई गई है किसी भी इकोसिस्टम में, और उसमें बहुत जल्दी फैलने की प्रोपेंसिटी है, उसके साथ साथ ही जो हमारी नेटिव स्पीसीज़ थी, जो नेटिव प्लांट की स्पीसीज़ हो गई या फिर ट्रीज़ की स्पीसीज़ हो गई, उनके लिए थ्रेट बन जाती है ये एलियन स्पीसीज़। तो हम इनको क्या बोलते हैं? इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एक नाइल पर्च करके फ़िश है, जैसे ये है यहाँ पे, है ना? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, जो ईस्ट अफ्रीका में है ना? तो उससे हुआ क्या कि जो वहाँ की जो 200 स्पीसीज़ थी अलग अलग चिचलिड फिश की, वो सारी एक्सटिंक्ट हो गई। अब ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि हो सकता है ये वो जो फूड खाती हैं वो ये खा लेती हो पूरा उन लोग का, या फिर ये डायरेक्ट इन लोग को थ्रेट करती हो। तो कई कई रीज़न होते हैं कि जिसके कारण इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ आउट कर देती हैं कंपटीशन में जो नेटिव स्पीसीज़ होती हैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कोई एक एरिया में प्लांट लगा था, है ना? तो उस एरिया के जो जानवर हैं यूजुअली क्या होता है, खाते हैं उस एरिया के पौधों को, है ना? ग्रास लगी है कोई तो वहाँ का डियर खा रहा है। लेकिन सपोज़ करिए आप कोई नई ग्रास लाके विदेश से यहाँ लगा देते हैं जो यहाँ का डियर नहीं खाता, है ना? तो होगा क्या कि जो नेटिव ग्रास थी उसको तो डियर खाता रहेगा, लेकिन जो ये इन्वेसिव प्लांट आया बाहर से, इसको कोई खा नहीं रहा है। तो इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि ये सारी अपनी नेटिव वाली ख़त्म हो जाएंगी और पूरे में क्या मिलेगी? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़। तो ऐसे अलग अलग टैक्टिक होती है, अलग अलग जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ होती हैं उनकी सर्वाइव करने की किसी भी दूसरे एरिया में। तो यहाँ पे कुछ नाम देख सकते हैं, लैंटन, ये लैंटेना है, या पौधा आपने देखा होगा आसपास लगा होता है कलरफुल। ये वाटर हायासिंथ है, ये भी इन्वेसिव स्पीसीज है। ये यूकेलिप्टस का प्लांट है जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो भी आपने देखा होगा। ये सारे क्या हैं? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। जो एक फेमस हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, शोला ग्रासलैंड। शोला ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं आपको? वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, शोला वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट सेपरेटेड बाय ग्रास रोलिंग ग्रास लैंड्स इन हाई एल्टीट्यूड। तो माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि हिली एरियाज़ में ऐसे पाए जाते हैं ना। तो शोला वेजिटेशन कहाँ? वेस्टर्न घाट के हिली एरियाज़ में मिलती है हमको देखने को। जहाँ पे कौन सा रेंज क्या है हाइट की? 1700 मीटर्स से लेके 2600 मीटर्स तक। लेकिन यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट था शोला ग्रासलैंड का, वो भी ख़त्म हो रहा है। कौन कौन सी स्पीसीज़ आ गई है? यूकेलिप्टस है, वॉटल है, ये है वॉटल का, आपने देखा होगा पेड़, ऐसे येलो येलो फूल होते हैं। फिर हमारी पार्थेनियम है, ये ग्रास, ये तो आपने सब जगह देखी होगी इंडिया में ऑलमोस्ट, है ना? फिर लैंटाना जैसे लास्ट मैंने दिखाया था, कलरफुल पौधे होते हैं उसके। तो ये अलग अलग इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आ गई हैं यहाँ पे हमारे सोलर ग्रासलैंड में। तो ये इसको वाइप कर रही हैं, धीमे धीमे ख़त्म कर रही है। अभी इसके पहले तक क्या होता था ना कि ग्रासलैंड सेफ रहते थे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से। कैसे? क्योंकि वहाँ पे फ्रॉस्ट पहाड़ में हो रहा है ना? तो विंटर में फ्रॉस्ट जम जाती थी। फ्रॉस्ट जमने के कारण क्या होता था कि जो नए एलियन स्पीसीज़ के जो बीज हैं वो सड़ जाते थे, या वो ग्रो नहीं करते थे उसके बाद। लेकिन अब जैसे जैसे धीमे धीमे क्लाइमेट वार्म हो रहा है, उससे हो क्या रहा है कि जो हमारी फ्रॉस्ट है वो वीक हो गई है, वो कम होती है। तो उससे अब क्या है, जो ये ट्रीज़ हैं अलग अलग एलियन स्पीसीज़ के, ये ग्रासलैंड में भी सर्वाइव करने में एक्सपर्ट बन गए हैं। और इस चेंज इन वेजिटेशन से एक जो और फ़र्क आता है कि वहाँ पे और भी कई पैरामीटर्स इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ग्रासलैंड था तो वहाँ की वाटर कंजप्शन कम थी, लेकिन मान लीजिए अगर फॉरेस्ट लगने लगा वहाँ पे, तो ये जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ हैं ये ज़्यादा पानी खाएंगी, तो उस एरिया में पानी की भी कमी हो जाएगी। तो वही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जो नीलगिरी तार है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये हमारी वहीं रहती है। तो इनके लिए पानी वानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो रही है। कौन सी ट्राइब एसोसिएटेड है शोला ग्रासलैंड से? टोडा ट्राइब, है ना? तो ये याद रखना है आपको, ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी इसका मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब जो ट्राइब्स हैं उनमें से भी जो बहुत ही वल्नरेबल होती हैं ना, उनको हम पीवीटीजी बोलते हैं। तो ये हमारे अपर अपर नीलगिरी में रहती हैं और ये डायरेक्टली शोला ग्रासलैंड पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अब कोई भी जो एलियन स्पीसीज़ है वो इंट्रोड्यूस कैसे की जाती है किसी को सिस्टम में? तो देखिए बहुत बार गलती से भी आ जाती हैं, है ना, मिस्टेक से, या फिर अननोइंगली कह लो। और दूसरी बात तो पर्पसली लाई जाती है ना? तो मिस्टेक्स कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि आप कुछ खाना ले, आप कोई बीज लेके जा रहे हैं यहाँ से
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने ऑस्ट्रेलिया वाले घर में उस बीज को लगाऊंगा, तो हो सकता है कि यहाँ का जो बीज है, यहाँ तो वो लग रहा है, उसके कोई इशू नहीं है, लेकिन वही बीज जाके वहाँ पे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बन जाए, है ना। उसी तरीके से शिप्स आती जाती हैं, उसमें कैरी हो सकता है। लकड़ी भेजी जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसमें उसमें कोई पार्ट लगा हो सकता है किसी भी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ का, है ना। तो कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक एक एरिया से दूसरी जगह फैल सकती है। इवन यूएस वगैरह में आप जाएंगे, अगर आपके जूते में मिट्टी लगी है ना, और उसमें मान लीजिए चारा वारा है मिट्टी में, तो वो लोग आपको जूते के साथ घुसने नहीं देंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भले मिट्टी जूते में है, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर जाओगे, बहुत हाई चांस है कि मिट्टी में जो ग्रास और चिपकी हुई है उसी के साथ, उसमें से कोई एक एलियन स्पीसीज़ यूएस के लिए बन जाए, है ना। तो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म है कई कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके रिगार्डिंग। कई कई बार इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ को लाया जाता है तो कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज़। मान लीजिए किसी एरिया में किसी चीज़ की पॉपुलेशन किसी स्पीसीज़ की बहुत बढ़ गई है, फिश कह लेते हैं ना, तो उस एरिया में मान लीजिए अगर इस फिश को खाने वाली कोई एलियन स्पीसीज है तो उसको लाया जाएगा ताकि इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करी जा सके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट फेल ही हो जाते हैं। आप जिसको कंट्रोल करने के लिए ला रहे हो उसी की पॉपुलेशन कुछ पॉइंट बाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक थ्रेट हमेशा बन जाता है। फिर थ्रेट किस तरीके से होते हैं ये देख लेते हैं। ये तो जो एलियन स्पीसीज़ हैं वो नेटिव स्पीसीज़ को खा भी सकती हैं, जैसे अफ्रीकन कैटफिश का एग्जांपल है, ये वहाँ की नेटिव फिश को खा लेती है। फिर जो आउट कम्पीट कर देना किसी को, नेटिव स्पीसीज़ को, किस में, फूड और रिसोर्स में। सपोज करिए फूड तो एक ही है ना, नेटिव स्पीसी धीमे से जा रही है और जो हमारी एलियन स्पीसी से एग्रेसिव होकर जाके पूरा खा गई, अब इसको खाना ही नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया। फिर कोई डिसीज़ भी कैरी कर सकते हैं ये इन्वेसिव स्पीसीज़, जो इनके लिए तो हानिकारक नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरी स्पीसीज़ जो उस प्लांट में है नेटिव वाली, उनके लिए हानिकारक हो। सिमिलरली जो रिप्रोडक्शन है हमारी नेटिव स्पीसीज़ का, उसमें भी ये थ्रेट बन सकते हैं। इनडायरेक्ट थ्रेट क्या है हमारे इन्वेसिव स्पीसीज से, वो जो हमारे फूड वेब है वहाँ पे उस एरिया का, किसी भी इकोसिस्टम का, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है या रिप्लेस कर सकती है। और बहुत बार ऐसी नेट ये जो हमारी इन्वेसिव स्पीसीज हैं ये ऐसी होती हैं कि ये फूड के तौर पे भी नहीं खाई जा सकती। मान लीजिए फिश ही है कोई, उसका जो मीट है शुरू में अच्छा था, लेकिन वहाँ पे कोई और इन्वेसिव स्पीसीज आ गई, अब उसको कोई खा ही नहीं सकता, उसका मीट गंदा है या मीट बहुत है ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ को फूड मिल रहा था पहले नॉर्मल नेटिव फिश से, अब उसके कारण इन्वेसिव फिश के कारण वो भी ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली अगर एग्रेसिव कोई प्लांट स्पीसीज़ है इन्वेसिव स्पीसीज़ की, तो वो किसी भी डाइवर्स इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके मोनोकल्चर में चेंज कर सकती है। कि मतलब पहले तो अलग अलग प्लांट के कई स्पीसीज़ थी, लेकिन इतनी तेज़ी से ये ग्रो करी है इन्वेसिव स्पीसीज़ कि सारे और प्लांट ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, अब यही बस एक लौती स्पीसीज़ उस फॉरेस्ट में या उस पैच में बची है। कुछ इन्वेसिव स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो सॉइल केमिस्ट्री भी चेंज कर सकती हैं। एक प्लांट जो है हमारा, कांटे उसमें लगे होते हैं, उससे ग्लू निकलता है पेड़ से, है ना। तो उससे क्या होता है, जब वो गिरता है ज़मीनों में तो वो सॉइल को एसिडिक बना देता है ना। तो सॉइल की केमिस्ट्री भी क्या हो रही है, चेंज। एसिडिक सॉइल हो गई तो वहाँ पे और जो नेटिव प्लांट थे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कई कई टैक्टिक हैं अलग अलग इन्वेजिव स्पीसीज़ के सर्वाइव करने की। इसके बाद जो हमारा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन आती कैसे है, ग्रीड के कारण, है ना। आप मान लीजिए पहले फ़िश पकड़ते थे अपनी नाव ले जाके, है ना, तो पहले हो सकता था आप सर्वाइवल के लिए करते हो या ज़्यादा फ़िश नहीं पकड़ पाते हो। कल को आपने नई बड़ी फ़िश खरीदी मोटर वाली, अब आप दूसरे एरिया तक जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं खूब जितना मैं पकड़ सकता हूँ फ़िश को सब पकड़ के ले आता हूँ, सब बेचता हूँ, रिच बन जाता हूँ। तो जब ये ग्रीड वाला फैक्टर आ गया ना, रिच बनने वाला या फिर वैसा, तो उस केस में क्या होता है कि आप ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हो नेचुरल रिसोर्सेज को। अब आप इतनी ज़्यादा फ़िश एक बार में पकड़ ले रहे हो कि वो वापस जनरेट नहीं हो पा रही है, रीजनरेट, है ना, या उनकी पॉपुलेशन फिर से ब्रीड नहीं कर पा रही है। तो इवेंचुअली होगा क्या कि जो फ़िश की स्पीसीज़ है ख़त्म हो जाएंगी नंबर्स में। तो बहुत सारी एक्सटिंक्शन जो हमारे ऐसे हुए हैं, जैसे स्टेलर सी काऊ का है, पैसेंजर पिजन का है, ये ख़त्म कैसे हुए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाई ह्यूमंस के कारण। ये जो मैंने वही अभी फ़िश का एग्जांपल बताया कि जब आप ज़्यादा निकालने लगते हो फ़िश को सी से, तो उससे थ्रेट होता है। सिमिलरली जो वेल्स हैं, जापान में खासकर होती है कि वेल्स को मारा जाता है किसके लिए, ऑयल के लिए। और जो फ़िश हैं फूड के लिए भी उसको मारा जाता है ना। फिर जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको, उनसे क्या ली जाती है, वुड, प्लांट से मेडिसिन। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत तेज़ी से रिमूव किए जा रहे हैं, है ना। इतनी तेज़ी से रिमूव हो रहे हैं कि जो हमारा रिप्लेसमेंट है वो हो ही नहीं पा रहा है। सिमिलरली जो हमारा हंटिंग होती थी पहले, जैसे हाथी के जो दांत होते हैं उसके लिए हाथी को मार देना, या राइनो के लिए आज भी थ्रेट होता है कि पोचर्स उसका सींग काट ले जाते हैं,
टाइगर की जो स्किन होती थी उसको काटने मारने के लिए भी या उसको लेने के लिए भी लोग मारते थे। तो इस कारण से भी हंटिंग और पोचिंग से भी क्या होता था कि जो स्पीसीज़ है उनका लॉस होता था, ग्रेजुअल लॉस। और हमने तो यहाँ पे कंट्रोल कर लिया इंडिया में कि जगह जगह टाइगर रिजर्व बना दिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दिए जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल ना करो तो ये ह्यूमन का जो ग्रीड है इतना ज़्यादा है कि इवेंचुअली पूरी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तब भी वो लोग रुकने नहीं वाले, मारने के चक्कर में, अपने बेनिफिट के चक्कर में, है ना। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट कॉज है लॉस का, वो है स्पीसीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना। तो इसमें दो अप्रोच है हमारी। एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, ये कहती है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से अगर कोई स्पीसीज़ का लॉस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस से एक्सटिंक्ट हुई हैं ये। सिमिलरली स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी होती है, जो कि कोई एक रैंडम इवेंट के कारण किसी स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं वेदर पैटर्न में चेंज आ गया जिसके कारण जो वहाँ फूड होता था वो ख़त्म हो गया, या नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, कोई भी रीज़न हो सकता है। उसके कारण क्या हो रहा है, कोई एनिमल की स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई या कोई प्लांट की स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम बोलेंगे उसको स्टोकास्टिक प्रोसेस से एक्सटिंक्ट हुई है। इसके बाद भी जो एक्सटिंक्शन है वो कितना तेज़ी से होगा या किस तरीके से होगा वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि रेयरिटी कितनी है स्पीसीज़ की या कितनी अबेंडेंस है उसकी, है ना। फिर दूसरा रीज़न हो सकता है पुअर डिस्पर्सल एबिलिटी। डिस्पर्सल एबिलिटी का मतलब है कि स्पीसीज़ का दूसरे एरिया में मूव होने की एबिलिटी, है ना। तो अगर वो कम है तो उस केस में क्या होता है, एक्सटिंक्शन और तेज़ हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा अगर कम है तो, है ना। फिर हायर ट्रॉपिक लेवल स्टेटस का मतलब क्या है कि जो ऊपर लेवल के ट्रॉपिक लेवल में होते हैं जो स्पीसीज़, उनकी पॉपुलेशन हमेशा कम होती है ना। जैसे हमने देखा था ग्रास है ना, यहाँ रैबिट मान लो, इसको रैबिट ने खाया, रैबिट को वुल्फ ने खाया और वुल्फ को टाइगर ने। तो जो टाइगर की पॉपुलेशन होगी वुल्फ के मुकाबले कम ही होगी, है ना, किसी फॉरेस्ट में। तो अगर हायर लेवल पे कोई स्पीसीज़ है उस पे कोई थ्रेट आता है तो उसके एक्सटिंक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर लो एडल्ट सर्वाइवल रेट भी एक रीज़न है कि मान लीजिए एडल्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो उस केस में भी एक्सटिंक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी उस एरिया से, वो आदमी, अब वो स्पीसीज़ नए एरिया में नहीं जा पाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है को एक्सटिंक्शन का। इसका मतलब है कि एक अगर स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है तो उसके कारण जो उससे एसोसिएटेड स्पीसीज़ थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। मतलब एक स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने के कारण दूसरी स्पीसीज़ भी एक्सटिंक्ट हो रही है क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट थी या उससे एसोसिएटेड थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज़ बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स आल्सो मीट द सेम फेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिसको हम जीएमओ बोलेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जीन्स में मॉडिफिकेशन किया गया है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, है ना। जो उनका डीएनए है दैट इज़ अल्टर्ड और आर्टिफिशियली कोई नया बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है डीएनए। कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके, म्यूटेशन, इंसर्शन, डिलीशन ऑफ जीन्स। तो अलग अलग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं अभी वर्ल्ड में राइट नाउ। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड है। बहुत बार जो जो जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के होते हैं। जैसे हमारा बीटी कॉटन जो है जो हम उगाते हैं देश में, उसमें जो बीटी जीन्स हैं वो किससे हैं, बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजिएनिसिस। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों की जाती है, ये एक रीज़न है या ये एक क्वेश्चन है। सो जेनेटिक म्यूटेशन क्यों की जाती है या मॉडिफिकेशन क्यों की जाती है, इसका पूरा पर्पस यही रहता है कि एक डिज़ायरेबल न्यू ट्रेट मिल जाए। न्यू ट्रेट से मतलब है यहाँ पे डिज़ायरेबल कि मान लीजिए कोई एक, जैसे हम बीटी कॉटन का ही एग्जांपल लेते हैं। तो पहले अगर बीटी सिंपल एक कॉटन थी, है ना, जब इसकी हम क्रॉप लगाते थे तो इंसेक्ट्स पूरे खा जाते थे इसको, है ना। उसके लिए हमें पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा और भी कई चीज़ें डालनी पड़ेगी। लेकिन जब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया बीटी कॉटन में, ये जो प्लांट है ना इसका, ये खुद ही एक इंसेक्टिसाइडल जीन या एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा अपने अंदर। तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट इसको खाता है कोई इंसेक्ट, तो वो मर जाएगा खाते ही इसको, है ना। तो इससे हमें अलग से इंसेक्टिसाइड और 100 तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। लेकिन जो हमारी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनका एक बहुत कॉमन ट्रेट है कि वो जनरेट करते हैं टॉक्सिन अपने ही प्लांट सेल में। तो अब इनके साथ एक यही प्रॉब्लम है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करेंगे। हो सकता है कि ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाए जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे। सिमिलरली
हो सकता है कुछ जो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कुछ इनकी स्पीसीज ऐसी हो जाएं जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उन्हीं को तबाह कर दे, है ना, तो उससे बायोडाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। कभी कभी हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए जीएमओ का नॉर्मल स्पीसीज से, तो उससे भी क्या जीन्स में फ़र्क आएगा वो भी हमें नहीं पता है, अननोन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, वी डू नॉट नो दैट। तो ये जीएमओ से इसीलिए अलग अलग थ्रेड टाइप के बने रहते हैं। तो यहाँ पे एक वही केस दिया हुआ है कि किस तरीके से जीएमओ वर्क करेंगे हमें नहीं पता होता, वो वापस जब इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट में हमें नहीं मालूम। यहाँ पे वही केस दिया हुआ है। एक कंपनी थी ऑक्सीटेक नाम के, है ना, तो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो बनाए थे। इनमें बोला क्या गया कंपनी के द्वारा कि जो ये मॉस्किटो हैं इनमें सेल्फ लिमिटिंग जीन है। इसका मतलब क्या है कि जब ये मॉस्किटो जाके इन्वायरमेंट में नॉर्मल मच्छरों से मेट करेंगे तो जो इनके ऑफ स्प्रिंग आएंगे उनमें ये जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जिसके कारण वो सर्वाइव ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, है ना, जिससे हमारी मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल में की जा सकेगी। तो फिर ब्राज़ीलियन अथॉरिटी से इन लोगों ने परमिशन ली और फिर 500,000 मॉस्किटो हर वीक इन लोगों ने इन्वायरमेंट में छोड़े। लेकिन उससे अब जो स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि जो इनके ऑफ स्प्रिंग थे ऐसे मॉस्किटो के, उनमें ये सेल्फ लिमिटिंग लीथल जीन नहीं आया है, या उसके कारण ये मरे नहीं हैं। तो उससे क्या हुआ, आपने मॉस्किटो घटाने के चक्कर में इन्वायरमेंट में मॉस्किटो बढ़ा दिए। तो इसीलिए किसी को पता नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे क्रॉप्स हैं या फिर स्पीसीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल या इंसेक्ट्स की, वो कैसे रिएक्ट करेंगे इन्वायरमेंट में जाके। सब गैस ही कर सकते हैं इस मामले में, लेकिन जब वो एक्चुअल में जाके इंटरेक्ट करती हैं दूसरी स्पीसीज से, तब जो ऑफ स्प्रिंग निकलते हैं उन पर स्टडी की जाए तब समझ में आता है कि क्या इफेक्ट हुआ या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो कोई प्रेडिक्टेबल यहाँ पे रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट थ्रेट कौन सा है, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है हमारी उनको मारा जाता है, या फिर उनसे जो उनके दांत हैं किसी के स्किन है किसी निकाल के बेचा जाता है, तो वो भी एक थ्रेट हमारा बना हुआ है। फिर नेक्स्ट थ्रेट है पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। तो इससे भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें चेंज आ सकता है। ओशियन एसिडिफिकेशन जैसे है हमारी, उससे कार्बन कितना है एटमॉस्फेयर में उसके लेवल का पता चलता है। सिमिलरली जो हमारी टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्लाइमेट पे बहुत डिपेंडेंट होती है, कहीं पे साइक्लोन आ गया कहीं पे कुछ हो गया तो उससे भी हमारा थ्रेट एक बना रहता है। तो हमने थ्रेट्स तो अब देख लिए सारे, अब उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उससे हो क्या रहा है। तो पहला है कि इट अफेक्ट्स लाइवलीहुड, है ना, हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है, जो हम ह्यूमंस हैं, वी आर एक्सट्रीमली डिपेंड अपॉन इकोसिस्टम। उसके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रॉप्स हो गई, फ्रेश वाटर हो गया, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फ्यूल का मतलब है जैसे लकड़ी हो गई, है ना, तो इन सब में हम हैविली डिपेंडेंट होते हैं। अगर इकोसिस्टम में कोई फ़र्क आया तो उससे होगा क्या कि उस एरिया में सर्वाइवल ह्यूमंस का भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी का अच्छा होना इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस एज वेल। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी के लॉस से कई कई बार जंगें भी हो जाती हैं, जैसे पानी कहीं से बह रहा है ना, है तो इकोसिस्टम का ही पार्ट ये वाटर। अब लेकिन मान लीजिए दो स्टेट है बीच में, वो आपस में लड़ेंगे मुझे इतना पानी चाहिए मुझे इतना पानी चाहिए, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, माइग्रेशन भी हो जाती है, कहीं नदी सूख गई अब वहाँ से लोग माइग्रेट करके ऐसी ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ पे पानी है। बहुत सारे तरीके से ये हमें अफेक्ट करती है ना। इसके बाद फूड और नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी है। इसमें भी वही बात है कि अगर हमारे पास फूड की कमी होगी, है ना, मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई और फूड हमें नहीं मिल रहा है, तो उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बॉडी में आएगी, और साथ ही साथ उसके सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग हैं कि, है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर जो भी है। तो इसीलिए जो इंटेंसिफाइड हमने टेक्निक्स अपनाई हैं ओवर द पास्ट कि फर्टिलाइज़र खूब यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, पेस्टिसाइड यूज़ करना है, तो उससे होता क्या है कि इतना हैवी यूज़ के कारण कई बार बायोडाइवर्सिटी जो लोकल लेवल पे होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को मिलता है। बनते कैसे हैं, मान लीजिए ह्यूमन है जो उसने एनरोचमेंट कर लिया फॉरेस्ट लैंड में, या फिर जो लैंड था पहले उसमें इंडस्ट्रीज़ लगा दी, या फिर लैंड के पार्सल को खाली कर दिया, पेड़ गिरा दिए सारे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं हम। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट का साइज़ बड़ा हो छोटा होता जाएगा, है ना, तो ह्यूमन और जो जानवर इस फॉरेस्ट में रहते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, और कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बहुत गंदे तरीके से एक्सटेंड हो जाते हैं जिसके कारण लॉस होता है
कभी कभी ह्यूमन लाइफ्स का भी और कभी कभी जानवर भी मार दिए जाते हैं। इसमें और क्या क्या रीजंस है, इको टूरिज्म भी बढ़ा रहे हैं हम, है ना, तो ह्यूमंस खुद जा रहे हैं जंगलों के अंदर जानवरों को देखने के लिए। हम अपनी गाय और मान लीजिए भैंस की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो जो डियर हैं इस फॉरेस्ट में जो खाते हैं घास, अब हमारी गाय भी जाके यहाँ की घास खाएगी तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा दोनों में, तो वो भी एक थ्रेट है। तो ये अलग अलग सारे वेज लिखे हुए हैं किस तरीके से ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है। इम्पैक्ट्स मैंने अभी वही बताया कि किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं, जैसे लाइव स्टॉक प्रेडेशन भी देखने को मिलता है। हिमालय के जो हमारे स्नो लेपर्ड हैं, वो वहाँ की जैसे जो लोग रह रहे हैं ट्राइब के, उनकी बकरी चुरा ले जाते हैं या मार के ले जाते हैं, है ना। तो उसके कारण कभी कभी फार्मर्स गुस्से में आके इनको मारने लगते हैं, हिमालयन स्नो लेपर्ड को। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है, इसीलिए फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे हर जगह के, उनके यहाँ अलग अलग स्कीम चल रही होती है। मान लीजिए किसी ट्राइब के मेंबर की गोट को खा लिया इसने, लेपर्ड ने, तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच में आ जाएगा और वो बोलेगा ठीक है हम कंपनसेशन आपको कुछ दे देते हैं, आप लेपर्ड को मत मारो, है ना। तो ये अलग अलग एफर्ट्स गवर्नमेंट लेती है ताकि ह्यूमन और जो एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। फिर डेथ भी होती है ना, और वाइल्ड लाइफ को भी थ्रेट होता है, सारे ये इम्पैक्ट है। प्रिवेंशन और मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, हम बैरियर बना सकते हैं ना जंगलों के चारों तरफ ऐसे, ताकि इसके बाहर जानवर ना निकल पाए, लेकिन ये कॉस्टली है और बहुत बार जानवर ये बैरियर तोड़ देते हैं क्योंकि जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना अच्छा लगता है। फिर गार्डिंग है कि अगर कोई आपका शीप का शेड है या फिर घर है, तो वहाँ पे एक आदमी को बैठा दो गार्ड के तौर पे कि भाई देखना रात भर कोई जानवर आके उसको खाए ना, शीपों को। तो ये भी एक्सपेंसिव प्रोसेस है ना, ये पैसा लेगा, अपनी सैलरी लेगा। फिर रीलोकेशन भी होता है कि कई कई बार जो हमारी जो ट्राइब्स कम्युनिटी है ना, मान लीजिए कोर जंगल के एरिया के बीच में रह रही हैं, यहाँ पे उनका मान लीजिए विलेज बसा हुआ है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा कि इनको बोलेगा हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप जंगल के बाहर आके रह लो, है ना, बफर एरिया में रह लो। तो बहुत बार मान जाती है, बहुत बार नहीं भी मानते ट्राइब के लोग। ये अलग अलग हमारे रीजंस है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलिंग पे, है ना। तो कलिंग का मतलब क्या है वो भी देखते हैं, लेकिन कलिंग पे हमेशा एक डिबेट बना होता है। कैसा डिबेट कि ये कंजर्वेशन का पार्ट है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का पार्ट है ना। तो उसके अलग अलग पॉइंट्स है वो देख लेते हैं अपन। नेचुरल कलिंग का मतलब क्या होता है। नेचुरल कलिंग बेसिकली एक वर्ड है, इसका सिंपली से मतलब है किसी को मार देना, किसी भी हंट कर देना, किसी भी स्पीसीज़ को ख़त्म कर देना। स्पीसीज़ के नंबर को ऑब्वियसली पूरी स्पीसीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे आप, है ना। तो कलिंग का मतलब किसी स्पीसीज़ का ख़त्म हो जाना या फिर अ, उनके नंबर्स को मार देना किसी भी रीज़न से। अब देखिए नेचुरल कलिंग कैसे होती है। कलिंग का मतलब सिलेक्शन है, सिलेक्शन इन द सेंस कि जो वीक होगा, है ना, वो अपने से मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये होती कैसे है, या तो भाई वो भूख से मर जाएगा, या कोई डिसीज़ हो जाएगी वीक को, और या उसको कोई और खा जाएगा। जैसे अब एक बूढ़ा बूढ़ा टाइगर है, अब वो मान लीजिए वीक हो गया है, तो वो नेचुरली मर जाएगा, तो वो नेचुरल कलिंग कह लेंगे इसको अपन, है ना। लेकिन जो कलिंग वर्ड मेनली अपन यूज़ करते हैं या न्यूज़ में यूज़ होता है, वो हम ह्यूमंस वाली कलिंग की बात कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण किसी भी एरिया में गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि भाई इसको कम करिए पॉपुलेशन को, तो उस केस में किसी भी स्पीसीज़ के कुछ नंबर के जो जानवर हैं उनको मार दिया जाता है। कलिंग का इंपॉर्टेंस अपने आप में इस तरीके से भी है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज़ हो जाएंगी तो सब आपस में एक लिमिटेड फूड के लिए फाइट करेंगी, है ना। उस केस में होगा क्या कि कोई किसी को अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है और सारी ही स्पीसीज़ के लिए थ्रेट बन जाएगा। इसीलिए बेस्ट ये होता है कि अगर खाना की अगर जगह 50 है ना, और मान लीजिए स्पीसीज़ हो गई हैं 200, तो उस केस में क्या करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एटलीस्ट 100 इनमें से मार देगा, ताकि जो 100 है एटलीस्ट वो आधा आधा खा सके, या फिर और कम कर देगा उस केस में। ये तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे नंबर वाइज नहीं होता, लेकिन एक आइडिया आप समझो इस चीज़ को कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास और खाने वाले ज़्यादा आ गए, तो उस केस में इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज सब एक दूसरे से फाइट करेंगे, किसी का पेट भरेगा नहीं, उससे डिसीज़ आएगी और भी रीजंस आएंगे। इसीलिए कभी कभी कंट्रोल्ड कलिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या रीज़न है कलिंग करने के, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगर कहीं बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स आ गए तो वो फिर ह्यूमंस के रिसोर्स खाने लगेंगे, है ना। जैसे नील गाय का आपने सुना होगा, नील गाय, है ना, ये फॉरेस्ट फार्मर्स की क्रॉप खा जाती है, गांव गांव में आपने देखा होगा। तो इससे भी किसान बहुत परेशान रहते हैं। जब इनके वही होता है कि पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो वो ह्यूमंस की जो रिसोर्सेज हैं उनको भी ख़त्म करेगी। इसीलिए कई बार नील गाय की कलिंग अलाउ कर दी जाती है अगर किसी एरिया में स्पेसिफिक बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
सिमिलरली जो स्मॉल हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे रैबिट कह लो, गोट, है ना, काऊ, तो ये सब क्या करते हैं कभी कभी कि मान लीजिए इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो उस केस में करेंगे क्या, ये जाके गेहूँ खा लेंगे, किसान की फसल खा लेंगे, किसान की सब्ज़ी खा लेंगे। तो उस कारण से बहुत इकोनॉमिक लॉस हो जाता है किसान को। तो इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसको अवॉइड करने के लिए कभी कभी कलिंग की जाती है। तो वर्ल्ड में कलिंग का क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे यूएस में कहीं कहीं एरिया पे सीजनल कलिंग की जाती है। तो जो हमारी गाय वहाँ की हैं, उन पे जो प्रेशर है वो कम हो। प्रेशर का मतलब सिंपली होता है कि उनके जो खाने का एरिया है, उस पे पहले 100 लोग थे, लेकिन वो लोग मार देते हैं भाई कि 10 ही गाय खाएंगी, लेकिन अच्छे से खाएंगी, उस टाइप का। सिमिलरली अफ्रीका में कहीं कहीं कमर्शियल हार्वेस्टिंग के लिए कलिंग की जाती है। कमर्शियल हार्वेस्टिंग मतलब कि जानवरों को मार के उनको बेचना, अफ्रीका में, है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी कई केस दिखते हैं। जैसे फेरल कैट्स को ऑस्ट्रेलिया हर साल मरवाता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो नेटिव स्पीसीज़ हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू भी कल कर मरवाए हैं। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया कल्ड कैमल्स टू रेगुलेट देयर ओवर पॉपुलेशन। तो देखिए, जहाँ जहाँ ओवर पॉपुलेशन हो रही है या फिर थ्रेट हो रही है किसी और स्पीसीज़ को, उस केस में कलिंग का यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। 2022 में क्या हुआ था कि जो बीज हैं, बीज आपको पता होगा कि किसी भी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं नेचुरली। तो इनको ऑस्ट्रेलिया में मरवा दिया गया था, मिलियंस ऑफ बीज को। क्यों? क्योंकि उनमें तो इन बीज के ऊपर वरोआ माइट्स नाम का एक इंसेक्ट बैठ गया था। और इस इंसेक्ट में क्या था, वायरस। उस वायरस की कैपेबिलिटी थी, अगर ये लोग इसको मरवाते नहीं तो वो वायरस पूरी की पूरी पॉपुलेशन तक को दूर दूर तक ख़त्म कर देता। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए मरवा दिया गया। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थ्रेट है वो है इंक्रीज्ड जूनोसिस। जूनोसिस क्या है? जूनोसिस ऐसी बीमारियां हैं, जूनोटिक डिसीज़ भी हम इनको बोलते हैं, जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस को लगती है ना। इसके एग्जांपल देख सकते हैं, रेबीज़, है ना, कुत्ता जैसे हमें खा लेता है तो रेबीज़ हो जाता है। इबोला वायरस जो फैला था वो फ्रूट बैट, मतलब जो चमगादड़ होते हैं जो फ्रूट खाते हैं, उनके कारण इबोला वायरस फैला था। सिमिलरली जो कोरोना वायरस फैला था, कोविड-19, वो भी कहते हैं कि जानवर से ही फैला था। तो हमारी जो ह्यूमंस को 60% इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं वर्ल्ड में, वो भी जूनोटिक नेचर की होती हैं। लगभग हर साल 7 लाख के अराउंड लोग भी मर जाते हैं इन बीमारियों से। तो एक ये जूनोटिक डिसीज़ बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमंस के लिए। लेकिन ये फैलती कैसे है या फिर थ्राइव कैसे करती है? तो बेसिकली सपोज़ करिए बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया में बहुत अच्छी है, रिच बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो होगा क्या कि किसी एक प्लांट में किसी एक, मान लीजिए चमगादड़ ही एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कि चमगादड़ के ऊपर एक वायरस बैठा है। लेकिन जब बायोडाइवर्सिटी रिच है तो अलग अलग स्पीसीज़ की प्लांट और एनिमल्स पाए जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो चमगादड़ से दूसरी स्पीसीज़ में फैलने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, कि मान लीजिए बाकी स्पीसीज़ मर गई, उस एरिया में चमगादड़ ही चमगादड़ बढ़ गए, तो उस केस में क्या होगा, एक से दूसरे में वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो जब जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो जो जो ये जूनोटिक डिसीज़ हैं या फिर जो वायरसेस हैं, ये थ्राइव करते हैं। सिमिलरली जो हमारे बफर एरिया थे पहले, फॉरेस्ट और ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में, अब वो भी ख़त्म हो गए हैं हम लोग के एक्शन के दौरान, है ना। तो इससे होता क्या है कि जो जंगली जानवर हैं जिनमें वायरसेस हैं, वो आते हैं और हमारा ह्यूमंस का काफ़ी इंटरेक्शन होने लगा है पहले से ज़्यादा। तो उस केस में भी रिस्क हमारा बढ़ जाता है कि हमको भी वो वायरस या फिर जो पैथोजन है हमारी बॉडी में भी आ जाए। फिर जो हमारे एडवर्स चेंजेस आते हैं बायोटिक इंटरेक्शन के कारण, वो कैसे हैं? सपोज़ करिए अगर कोई स्पीसीज़ है ना, वो पहले किसी फॉरेस्ट, मान लीजिए हम ट्री की स्पीसीज़ मान लेते हैं। अगर ये ट्री की स्पीसीज़ किसी फॉरेस्ट में थ्राइव कर रही थी, कल को आप इसकी नंबर भी घटा देंगे, पहले ही छाया दे रही थी नीचे के पूरे एरिया में, है ना। लेकिन जब आपने मान लीजिए बीच के प्लांट तोड़ दिए, तो उस कारण क्या होगा, धूप नीचे आ रही है डायरेक्ट। तो जो रोल ये पहले प्ले करती थी वो अब नहीं प्ले कर पाएगी, है ना। तो उसके जो नीश है, हमने पढ़ा था नीश के बारे में कि इट इज़ द रोल दैट स्पीसीज प्लेज इन एन इकोसिस्टम, तो वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है पॉपुलेशन के घटने से। ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन पूरी ही ख़त्म हो तभी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। अगर पॉपुलेशन के नंबर में भी कमी आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से जो नीचे की बायोडाइवर्सिटी थी, छाए में जो शैडो के कारण नीचे छोटे छोटे पौधे लगे थे, हो सकता है इसका शैडो ख़त्म होने के कारण इनका भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए। तो बायोटिक इंटरेक्शन आपस में जो हो रही हैं उसके कारण भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आते हैं। तो हमारा 8 चैप्टर यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नए वीडियोज़ आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।